हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप लोग? सब बढ़िया? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? ठीक ठाक? चलो बेटा, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, 12th का एक यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अगर बेटा बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में इससे 6 से लेकर 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर नीट 2020 की बात करें तो इसमें 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर अदर यूनिट के कंपेयर में देखा जाए तो बहुत ही छोटी यूनिट है, मात्र 2 चैप्टर है और क्वेश्चंस के वेटेज इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स की अगर बात करें वहां से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इकोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो यूनिट्स क्या है हमारी बड़ी हैं। और बायोटेक्नोलॉजी हमारी बहुत ही छोटी सी यूनिट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी और कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। अगर आप एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएंगे। ओके, तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है बायो मतलब लिविंग और टेक्नोलॉजी, लिविंग के अंदर हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके किसी कंपोनेंट एंजाइम का यूज करते हैं फॉर प्रोडक्ट या फिर किसी प्रोसेस के लिए, जो कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए होता है, ह्यूमन के कल्याण के लिए। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ह्यूमन के यूज के लिए हम जो भी प्रोडक्ट या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो ह्यूमन के लिए यूजफुल होना चाहिए। तो और देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लोग ऐसी टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म या फिर उस ऑर्गेनिज्म के एंजाइम का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, एंड प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस के लिए। जैसे कि कई प्रोसेसेस है, जैसे आप लोग के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, कोरोना के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, तो एक तरीके का ये प्रोसेस है, ठीक है, जो कि यूजफुल होता है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी काम हम लोग करते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए ही किया जाता है। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उससे ह्यूमन का कल्याण होता है, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होगा। ओके, इट इज टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। इसका आप लोग ध्यान देंगे, ह्यूमन के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस होंगे वो ह्यूमन के लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे। ठीक है बेटा, तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, तो इसके 2 व्यू हैं। एक हमारा ओल्ड व्यू है, ट्रेडिशनल व्यू है बायोटेक्नोलॉजी का, और दूसरा हमारा क्या है, न्यू या फिर मॉडर्न व्यू है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और जो दूसरी है न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात कर लेते हैं बेटा हम लोग। तो ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहले बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं उसके नेचुरल कैपेबिलिटीज का, है ना, नेचुरल क्षमता का यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कर्ड मेकिंग, दही बनाना, या फिर वाइन ब्रेड का प्रोडक्शन। बेटा अगर आप लोग पिछले चैप्टर को ध्यान से पढ़े हो तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में जो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं वही क्या है हमारा ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग 1970 के पहले की बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रोब हैं, उनके नेचुरल क्षमता का यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कर्ड मेकिंग, कर्ड, जैसे अगर आप लोग को दही बनाना होता है तो क्या करते हो,
एक मिल्क लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा मिल्क ले लेते हो, उसको गर्म कर लेते हो। क्या करते हो? गर्म करते हो। मैंने आप लोग को पिछले चैप्टर में बताया था कैसे कर्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें मिल्क को हम लोग गर्म करने के बाद में क्या करते हैं, इसमें इनोकुलम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? इनोकुलम। दही जमाना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, गर्म करने के बाद में जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा लगभग, तो उसमें हम लोग इनोकुलम ऐड कर देंगे। इनोकुलम क्या होता है? वो कर्ड होता है, दही ही होता है। दही का स्मॉल पार्ट हम लोग एज ए इनोकुलम मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं। और उस दही में क्या होते हैं बेटा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। लैक्टिक एसिड से क्या होता है? इसका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, कोआगुलेशन हो जाता है, जिससे हमारा कर्ड दही का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब दही बनाने में क्या हम लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं क्या? इस बैक्टीरिया के अंदर हम लोग कोई फॉरेन जीन या कोई नया जीन ट्रांसफर करके दही बनवा रहे हैं क्या? नहीं, ये इसकी नेचुरल क्षमता है, ये नेचुरली बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर वो पहले से ही मौजूद है, उसके अंदर वो क्षमता पहले से है। ठीक है, हमने इस बैक्टीरिया को मॉडिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरीके से हम लोग वाइन और ब्रेड का प्रोडक्शन करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट से, है ना। अगर ब्रेड बनाते हैं तो इसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, और वाइन बनाते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक बेटा, तो ये हमारा हो गया ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके नेचुरल क्षमता का यूज करते हैं। उसमें किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। बैक्टीरिया जैसा नेचुरल पाया जाता है उसी तरीके से उसका यूज करते हैं और अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब मॉडर्न या फिर न्यू बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है बेटा, और देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे हम लोग उसके डीएनए के साथ में, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में कुछ चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में जो हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा। क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन के इंसुलिन का, जिसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसको डायबिटीज है। क्या है, डायबिटीज है। ये कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज हो गई है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि है ना, डायबिटीज से इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करेंगे, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे। अब ये इंसुलिन आएगा कहां से बेटा, तो पहले हम लोग क्या करते थे, इस इंसुलिन को, इस डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन देने के लिए हम लोग क्या करते थे, पिग का या फिर काऊ का, है ना, पिग या फिर काऊ के पेनक्रियास से इंसुलिन को निकाल के उसको मार के उसका इंसुलिन इसके अंदर दे देते थे। किसी ह्यूमन को जिसको डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते थे। लेकिन बेटा इससे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ लोग तो सही हो जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे उनके अंदर क्या हो जा रहा था, बहुत सारे जो लोग थे उनके अंदर इससे एलर्जी हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी, कुछ लोग तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर एलर्जी हो गई। क्या हो गई, एलर्जी हो गई। तो इसका यूज सही नहीं है। एक तो इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार रहे हैं और दूसरे एलर्जी हो जा रहा है। अब एलर्जी क्यों हो रही है, क्योंकि ये हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म का एंजाइम, दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन यूज कर रहे हैं ना बेटा, इसलिए इसमें एलर्जी हो जा रही थी। तो अब हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, किसी ह्यूमन का हम लोग एक सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी सेल निकाल लो और उसमें से वो जीन इंसुलिन वाला निकाल लो। अब कहोगे सर कौन सी सेल निकाल ले, कोई भी सेल निकाल लो बेटा, क्योंकि सारे के सारे सेल में सारे जीन मौजूद होते हैं। तो मान लो किसी ह्यूमन से हम लोगों ने क्या कर लिया, ह्यूमन इंसुलिन का जीन निकाल लिया, ह्यूमन इंसुलिन जीन
निकाल लिया। अब इस इंसुलिन के जीन को हम लोगों ने कहां ट्रांसफर कर दिया, किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही ट्रांसफर किया तो अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा। किसका, ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बैक्टीरिया अब हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया, जीएम, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया ये बैक्टीरिया। हम लोगों ने क्या किया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ कुछ चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये सब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानो कि किसी ह्यूमन का एक सेल लिया, उसमें से ह्यूमन इंसुलिन जीन लिया और उसको ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा और इस ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग, जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसको लगा देंगे और इससे कोई एलर्जी भी नहीं होगी और लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, तो बहुत ही ज्यादा संख्या में हम लोग इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। और इसका एक और फायदा है, इससे कोई एलर्जी भी नहीं होगी। तो ठीक है बेटा, ये है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। यही सब आगे हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इंसुलिन जीन ट्रांसफर्ड इन ई कोलाई, और ई कोलाई क्या हो गया फिर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग कोई फॉरेन जीन ट्रांसफर कर देते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से बेटा बाद में क्या हुआ, फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस आल्सो इंक्लूड इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बाद में और भी ढेर सारे प्रोसेसेस को इंक्लूड कर दिया गया, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना। क्या करना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना। अब ये घर में तो होता नहीं है, ठीक है, इसमें किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो ये भी क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। सिंथेसिस ऑफ जीन, नए नए जीन बनाना, ये भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग करते हैं। डेवलपिंग वैक्सीन, वैक्सीन बेटा आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, जैसा कि कोरोना वायरस फैला हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में कोविशील्ड को वैक्सीन है ना बनाई गई है, तो ये सारे वैक्सीन को भी बनाने में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, जीन थेरेपी देने में, अगर कोई जीन गड़बड़ हो गया तो उसको करेक्ट कर देते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। यही सब हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो बायोटेक्नोलॉजी के दो व्यू हैं, दो पार्ट है, एक है ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी 1970 से पहले की बायोटेक्नोलॉजी, और 1970 के बाद की बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, है ना, नेचुरल क्षमता माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज करते हैं। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल क्षमता को बदल देते हैं। ठीक है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप चेंज कर देते हैं, जिससे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है और हम अपने मनचाहा प्रोडक्ट को ह्यूमन वेलफेयर के लिए उससे बनवाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हो गई, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के नई डेफिनेशन के बारे में। इसको दिया था यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, EFB, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं EFB। तो एक फेडरेशन है यूरोप का, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने बायोटेक्नोलॉजी की नई डेफिनेशन दी है। तो आओ देखते हैं क्या है नई डेफिनेशन जो हमारे एनसीईआरटी में दी है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। नेचुरल साइंस को हम लोग जोड़ देंगे एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर सेल्स के साथ, पार्ट देयर ऑफ, या सेल के किसी पार्ट के साथ, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स या फिर किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब होता है बेटा डीएनए या फिर आरएनए, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट के लिए या फिर सर्विसेज के लिए जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को जोड़ दिया है
ऑर्गेनिज्म के साथ या उसके सेल के साथ या पार्ट देयर ऑफ किसी पार्ट के साथ में, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के साथ में। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब डीएनए या फिर आरएनए फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो ह्यूमंस के लिए जरूरी होते हैं। ओके, तो आओ देखते हैं क्या है इसका मतलब समझते हैं। बोल रहा है इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना है नेचुरल साइंस को, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप लोग ऐसे समझ लो, ह्यूमन का मान लो इंसुलिन वाला जीन है, क्या है, ह्यूमन इंसुलिन जीन है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं ह्यूमन इंसुलिन जीन को, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग किसके साथ, ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में। किसके साथ में, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में हम लोग ह्यूमन का इंसुलिन जीन जोड़ रहे हैं, तो जो नया डीएनए ये बना है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझो ये इंटीग्रेशन हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन नेचुरल साइंस के साथ में। अब आरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोटीन से प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारा नेचुरल साइंस है। क्या है बेटा, नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस के साथ में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऑर्गेनिजम्स को या फिर उसके सेल को या पार्ट, कोई भी पार्ट हो सकता है, मॉलिक्यूलर एनालॉग डीएनए या फिर आरएनए को, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। तो हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया नेचुरल साइंस को किसी ऑर्गेनिजम्स के साथ या सेल के साथ में या उसके किसी पार्ट के साथ में, मॉलिक्यूलर एनालॉग डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये हमारी नई डेफिनेशन है बेटा बायोटेक्नोलॉजी को, जिसको किसने दिया है, ईएफबी ने। किसने दिया है, ईएफबी ने। ओके, तो ये हमारी नई डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत क्या है। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो इसमें कोर है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, वो दो है हमारे। एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या होता है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर इसी को बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो दो कोर पार्ट हैं हमारे प्रिंसिपल्स के, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल है उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इसमें क्या होता है बेटा, ये हमारा कोर टेक्निक है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जो दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है बेटा इसमें, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कोई किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, तो इसमें हम लोग अल्टर कर देते हैं उसकी केमिस्ट्री को, उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज कर देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं जीन के अंदर, जेनेटिक डीएनए या फिर आरएनए के अंदर कुछ चेंज करते हैं। वो डीएनए के अंदर भी कर सकते हैं या आरएनए के अंदर भी, टू इंट्रोड्यूस इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, दस चेंज इन फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिससे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब जीनोटाइप चेंज होगा बेटा, तो जो प्रोटीन बनेगा वो भी चेंज हो जाएगा। प्रोटीन की वजह से क्या होगा, हमारा फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग डीएनए या आरएनए की जो केमिस्ट्री है, जो उसका नेचुरल उसकी जो क्वालिटी थी उसको चेंज कर देते हैं, टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इससे क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का, उस होस्ट का हमारे फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है, मान लो तुमने जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया बना लिया है ह्यूमन इंसुलिन के लिए, तो एक बैक्टीरिया से क्या करोगे बेटा, उसको तुम्हें क्या करना है, कल्चर करके बहुत सारे बैक्टीरिया बनाने हैं, जिससे तुम लार्ज स्केल पे इंसुलिन बना सके, ठीक है, जिससे लार्ज स्केल पे इंसुलिन का प्रोडक्शन हो सके। तो उसके लिए हम लोग को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। हम लोग इसको क्या करेंगे, बड़े बड़े रिएक्टर्स के अंदर बैक्टीरिया को लार्ज स्केल पे कल्चर करेंगे, उसकी संख्या बढ़ाएंगे, उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसका कहीं कॉन्टामिनेशन ना हो जाए, कहीं इस बैक्टीरिया जिसको हम लोग ग्रो कराना चाहते हैं, अपने जीएम बैक्टीरिया को, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को, उसमें किसी दूसरे बैक्टीरिया का इंफेक्शन ना हो जाए। पता लगा बनाना था कुछ और, बन गया कुछ और। तो इस बात का हम लोग खास ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में करते हैं। और देखते हैं क्या होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल
एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब माहौल, स्टेराइल माहौल बनाना है। क्या करना है? केमिकल इंजीनियरिंग में स्टेराइल माहौल बनाना है, ठीक है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, वहां पे किसी माइक्रोब का कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, जिससे हमारा जो डिजायर्ड माइक्रोब है, जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, खाली उसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो डिजायर्ड माइक्रोब के लिए हम लोग कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट बनाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जिसलिए हम लोग लार्ज क्वांटिटी में अपने डिजायर्ड माइक्रोब को ग्रोथ करा सके, तो उससे लार्ज क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, लार्ज प्रोडक्ट बनाने के लिए, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एम्बियंस, एम्बियंस मतलब माहौल होता है, कंटामिनेशन फ्री माहौल बनाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा, ठीक है। जिससे ग्रोथ होती है हमारे डिजायर्ड माइक्रोब की। डिजायर्ड माइक्रोब जब ज्यादा ग्रोथ करेगा तो ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग? एंटीबायोटिक्स हो सकती है, वैक्सीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, ठीक है बेटा। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर इसी को केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही हमारा जो आगे है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें डीएनए या आरएनए की जो नेचर है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, और उससे होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं माहौल का। जहां पे भी उस माइक्रोब को, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब को ग्रो कर रहे हैं, वहां पे हम लोग कंटामिनेशन फ्री माहौल देते हैं उसको, जिसलिए जो माइक्रोब, जो हमारा डिजायर्ड माइक्रोब है, जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन है, जिससे हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो, जिसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। प्रोडक्ट की बात करें तो एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी कर सकते हैं, वैक्सीन बनाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए। तो ये बेटा बात हो गई आप लोग की यहां तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसको आप लोग लाइक कर दें, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू बेटा।